नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस 2024 का रिजल्ट आ चुका है और इसी में सिलेक्शन लेने वाली वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर खंड विकास अधिकारी अभिलाषा मैम हमारे साथ हैं। मैम से हम प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रेटजी जानेंगे और यह भी जानेंगे कि मैम का यह कौन सा अटेम्प्ट था और मैम कैसे तैयारी की, कहाँ तैयारी की और मैम का मीडियम क्या था। तो हमारे साथ बने रहिए। मैम, सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेसन और बहुत बहुत बधाई और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम, अब सिलेक्शन हो गया है, कैसा फील कर रही हैं? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो मतलब कुछ दिन तक तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हो गया है सिलेक्शन, पर अब धीरे धीरे आने लगा है यकीन। भैया के साथ आई थी जब इंटरव्यू दे रही थी, हमको भी इंटरव्यू दी थी आप। जी। तो आपको क्या लग रहा था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा? मेंस किस आधार पे हुआ था? मेंस तो मेरा अच्छा गया था और इंटरव्यू भी अच्छा गया था। तो मतलब 60-40 का रेशियो लग रहा था कि हाँ होना चाहिए, ज्यादा लग रहा था कि होना चाहिए, लग रहा था कि बहुत, अगर लेकिन ये इतना अनएक्सपेक्टेड और अनसर्टेनिटी है यहाँ पर कि उसके लिए थोड़ा डर भी लग रहा था। हाँ, लेकिन हाँ थोड़ा तो था कि इस बार तो होना चाहिए क्योंकि इस बार मैंने अच्छा किया था। मैम, जो एस्पिरेंट्स यूपीपीसी से तैयारी कर रहे हैं उनको प्रीलिम्स को लेकर के आप क्या सलाह देना चाहेंगी कि प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? प्रीलिम्स के लिए मतलब मुझे लगता है कि 3 चीज कर ली जाए तो काम हो जाता है। पहला तो पीवाईक्यू, पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, उसके लिए आप उसको पढ़ लीजिए। पहले मैंने पूर्वालोकन पढ़ा था पीवाईक्यू के लिए, और एक यूथ की बुक आती है उसमें सिर्फ यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू होते हैं, तो मैंने उसको पढ़ा था। उन दोनों को पढ़ करके नोट्स बना लिए थे अपने पहले, और कुछ कम पन्नों में, कुछ 50-60 पन्नों में पूरे सारे नोट्स बना लिए थे, उसी को बार बार पढ़ती थी। उसके बाद करंट अफेयर, करंट अफेयर का क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत अच्छा वेटेज होता है पीसीएस में, तो करंट अफेयर मैंने 10 महीने के लगभग मैं पढ़ती थी। और उसके बाद करंट अफेयर के बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो वो उसको मतलब करना चाहिए, उससे आपके सिली मिस्टेक नहीं होते हैं। मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी प्रीलिम्स में, तो मेरे जो सिली मिस्टेक्स हैं उससे मेरा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता था। गलत होता था जब मुझे नहीं आता था, बट सिली मिस्टेक नहीं होती थी जल्दी। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने यही 3 चीज़ किया था। सीसैट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मैम? जो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है, सीसैट की स्ट्रेटजी बताइए। सीसैट के लिए अगर मुझे लगता है कि 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिया जाए तो सीसैट आराम से क्वालिफाई हो जाता है, क्योंकि पीसीएस का जो सीसैट है वो बहुत ही मतलब अच्छा रहता है, काफ़ी डाइवर्सिफाई रहता है, सारे पोर्शन से आ जाते हैं, जैसे हिंदी से, इंग्लिश से और रीजनिंग से, मैथ से, तो हर एक बच्चा उसमें कंफर्टेबल रहता है। तो 5 साल के अगर प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिया जाए तो उससे हो जाता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो। तो मैम, हम मेंस पे आना चाहेंगे। मेंस में जो जीएस पेपर फर्स्ट है, जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट है, उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसके बाद सोसाइटी है, उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे की? वो मैंने तो घर रह के खुद से ही तैयारी की थी। तो यूट्यूब पे मैं, जैसे कि जब मुझे कोई टॉपिक चाहिए होता था तो मैं यूट्यूब पे या फिर चैट जीपीटी पे, गूगल पे डालती थी और उसको फिर मैं सर्च कर करके करती थी वहाँ से। और हिस्ट्री की GS1 की मैंने तैयारी की थी। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने वही सिलेबस उठाया था और सिलेबस में जो भी चीज़ें थी, और पीवाईक्यू उठाया था। पीवाईक्यू से जैसे क्वेश्चन आते थे उस हिसाब से मैंने अपना एक नोट्स बना लिया था। और हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, स्पेक्ट्रम से ही अपना नोट्स बनाया था। और ज्योग्राफी के लिए भी मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे ही एक क्लास थी, ज्योग्राफी की एक सर थे, उन्होंने पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ से पढ़ा था। और इसी तरह इंडियन सोसाइटी भी, इंडियन सोसाइटी मैंने मार्केट में एक नोट्स था वहाँ से उठाया था उसको। तो ऐसे करके मैंने GS1 तैयार किया, और फिर इसी तरह GS2 में भी मैंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ा था, वहाँ से बना लिया। और पीवाईक्यू लेकिन मैंने सब चीज़ों में लेके मैं चली थी, पीवाईक्यू को ही बेस बनाया था, सबसे पहले पीवाईक्यू के ही नोट्स बनाए थे। उसके बाद फिर मैंने GS2 के लिए वहाँ से पढ़ाई की। और मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, तो मतलब जो विज़न की आती है 365, वहाँ से तैयार किया था, वो वहाँ से हो गया। और बाकी GS3 के लिए भी मैंने इसी तरह ऑनलाइन सर्च करके टॉपिक्स, सिलेबस उठा करके टॉपिक सर्च कर करके उसके नोट्स बनाए थे। GS4 भी इसी तरह, और फिर यूपी स्पेशल भी, सब वैसा ही। और जो कोचिंग मैं करती थी, जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, तो उसमें वो लोग जो टेस्ट में जो क्वेश्चंस देते थे उस क्वेश्चंस को भी मैं लिख लेती थी अपने नोट्स में। तो इस तरीके से मेरा नोट्स काफ़ी अच्छा हो गया था। यूपी के मिर्जापुर की रहने वाली हैं। यूपी स्पेशल का जो पेपर था, जीएस पेपर 5th और 6th, उसकी क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? 5th 6 के लिए पहले मैंने एक बेसिक बुक पढ़ी थी, क्योंकि उसका जो 5th 6 का सिलेबस है वो बिल्कुल GS से मैच करता है, कुछ अलग उसमें करना नहीं होता है। तो मैंने उसके लिए पहले एक बेसिक बुक पढ़ी और एक अंडरस्टैंडिंग बना ली कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा करना है। उसके बाद मैंने यूपी का बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया था, और जितनी भी मैंने कोचिंग से 3 जगह मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, और वो तीनों जगह से मैंने डेटा कलेक्ट किया था। और फिर मैं यूपी की स्पेसिफिक डेटा मैंने बहुत ज़्यादा मतलब उसके नोट्स बनाए थे, और उसी से मेरा यूपी स्पेशल थोड़ा अच्छा हो गया था और अलग हो गया था बाकी पेपरों से।
तो मुझे लगता है यूपी स्पेशल के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और लेकिन मैंने 2-3 बुक पढ़ी थी यूपी स्पेशल के लिए, लगभग 2-3 बुक्स पढ़ करके वहाँ से जो भी क्वेश्चन थे अलग अलग जगह से मैंने उठाए थे वो, कि मुझे लगता था कि ये जैसे कि इस बार 2024 में एक क्वेश्चन आया था रिपब्लिक पे, यूपी की रिपब्लिक पूछ लिया था उन्होंने, तो शायद वो बहुत ही कम बच्चे ही कर पाए थे। और वो मैंने, क्योंकि मैंने 3-4 जगह से पढ़ा था, तो मैंने एक जगह से उसको उठा लिया था कि ये शायद आ सकता है, तो वो आ गया था। तो मतलब ऐसा मतलब मैंने किया था। और बाकी डेटा मैंने बहुत कलेक्ट किया था यूपी के लिए, बहुत स्पेसिफिक डेटा मैंने कलेक्ट किया था हर एक पॉइंट के। तो बस ऐसे ही। जो एंशिएंट टाइम में रिपब्लिक से थे उनके बारे में पूछा गया था ना? हाँ हाँ हाँ, जो गणतंत्र थे यूपी में 7-10 में से, वो उसके बारे में पूछा गया था। तो मैम इथिक्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही इथिक्स के लिए, या कोई बुक फॉलो की या नहीं की आपने? एथिक्स के लिए मैंने एक क्लास करी थी, एक यूट्यूब पे सर की क्लास थी, मैंने उसको पहले करके, मतलब एथिक्स के लिए मुझे लगता है कि अगर आप उसके जो सिलेबस हैं, अगर पूरी उसकी अंडरस्टैंडिंग बना ली जाए तो एथिक्स हो जाता है। जितने भी उसके सिलेबस हैं, जैसे कि एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, और जितने भी हैं, जैसे कि हो गया आपका इंटीग्रिटी हो गई, ऑनेस्टी हो गई, इन सब पे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद मैंने वहाँ से वो क्लास की, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बन गई। उसके बाद मैंने बुक भी, मार्केट में एक नोट्स था, वहाँ से मैंने उसको उठाया था, और बाकी फिर उसके बाद मैंने जितनी टेस्ट सीरीज लगाई थी वहाँ से एग्जाम्पल्स कलेक्ट किया था। बस ऐसे ही करके मैंने अपने नोट्स बना लिए थे और फिर उसी को पढ़ती थी, और फिर वो धीरे धीरे इनरिच होता जाता है। पहले तो थोड़ा बेसिक ही बनाया था, लेकिन वो लास्ट तक आते आते काफ़ी अच्छा हो गया था, उसमें ऐड कर ली थी मैंने चीज़ें काफ़ी टेस्ट से। तो मैम हम यह जानना चाहेंगे कि मेंस में जो आंसर राइटिंग होती है उसका फॉर्मेट क्या होता है, इंट्रो क्या होता है, बॉडी क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, कैसे राइटिंग करनी चाहिए? हिंदी मीडियम वाले जो खासकर एस्पिरेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी? मेंस के लिए जैसे कि जब आंसर राइटिंग करनी है, तो पहले आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए। बहुत लोग बोलते हैं कि डे 1 से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, डे 1 से ही मैं लिखने लगी थी या फिर लिखने लगा था, ऐसा मैंने भी सुना था। और मैं भी डे 1 जब बैठी तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहा था। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है, मैंने जो किया था कि पहले मैंने एक बार पूरा सिलेबस खत्म किया, अच्छे से मैंने पढ़ लिया था उसको, और 2-3 बार जब रिवाइज कर लिया, तो उसके बाद मैंने फिर आंसर राइटिंग शुरू की थी, लिखना शुरू किया था। और पहले आंसर जो है कि बच्चों में ये झिझक रहता है, जो कि मेरे में भी था, कि मैं पहला ही आंसर बहुत अच्छा लिखूंगी, तो ये चीज़ मुझे आंसर राइटिंग कभी शुरू ही नहीं करने देता था। तो फिर मैंने इसको ही हटाया अपना, और पहले मैंने सोचा कि अब मैं बस लिखूंगी, पहले मैं लिखना शुरू करूँ, फिर अच्छा देखा जाएगा बाद में। तो फिर मैंने बहुत गंदा लिखा था, मैंने बहुत ही गंदा, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते वो होने लगा। और इंट्रो है तो जैसा कि क्वेश्चन में जो पूछा रहता है उसी के हिसाब से इंट्रो लिखना होता है, जैसा पूछा है वैसा ही। और फिर बॉडी में जो उन्होंने डायमेंशन दिए हैं, बस उसी डायमेंशन को डायरेक्ट लिखना होता है, क्योंकि हमें ज़्यादा लिखने का टाइम नहीं होता है। और उसको इनरिच किया था मैंने डेटा डाल करके, डेटा मैंने हर एक चीज़ का कलेक्ट किया था, और डेटा फ्लो चार्ट, डायग्राम, इंडिया का मैप, यूपी का मैप, सब कुछ बनाने का मैंने प्रैक्टिस कर ली थी, और फिर उसी से मैंने किया था, तो ऐसा हो गया था। तो कौन कौन सी कलम है जो मैम यूज की जा सकती है? क्या ब्लू ब्लैक दोनों आप यूज करती थी, या कौन कौन सी कलम है, कौन सी किस कंपनी की पेन है और कितने की आती है? मैं तो ब्लू ब्लैक दोनों ही यूज़ करती थी, और मैंने एग्जाम में भी ब्लू ब्लैक दोनों यूज़ किया था। ब्लैक का मैं यूज़ करती थी जब एग्जाम्पल्स मुझे देने होते थे, ताकि वो एग्जाम्पल उनको विजिबल हो। मतलब मुझे लगता था कि एग्जामिनर को कितना ईजी करके मैं दे दूं कि उन्हें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़े, 2 मिनट में वो स्कैन करे तो उन्हें पता चल जाए कि मैंने कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ लिखी है। तो मैं उसको ब्लैक से ही लिखती थी। और मैंने पायलट की B5 यूज़ की थी, 75 रुपीज़ की आती है वो, तो मैंने उसी को यूज़ किया था। अच्छा, V5 पायलट की यूज किया था आपने। तो मैम फाइनली जो इंटरव्यू है आपका, उसमें किनका बोर्ड था, उसके बाद कौन कौन से सवाल किए गए थे आपसे, और जो बच्चे यूपीपीसीएस का इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी? हाँ, जो मेरा हरेश प्रताप सर के बोर्ड में पढ़ा था, और वो काफ़ी अच्छे थे, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था। मतलब वहाँ जा करके मेरा 25 से 30 मिनट लगभग चला था इंटरव्यू, और मुझे बहुत अच्छा लगा था उनसे मिल करके। मतलब बहुत लोग बोलते थे कि वो काफ़ी गंभीर हैं, हाँ गंभीर थे, लेकिन मैं मतलब बोल ले रही थी, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था वहाँ पे। और इंटरव्यू के लिए मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा नहीं करना होता, मॉक देना थोड़ा सा फ़ायदा होता है। मेरे लिए तो काम किया कि मेरा कॉन्फिडेंस बना, क्योंकि जब मैं पहला दूसरा मॉक दे रही थी, मॉक्स तो मेरे बहुत ही ख़राब गए थे, बहुत ही ख़राब। तो मैं जब दे रही थी तो मेरे पैर बहुत काँप रहे थे, बोलने में मैं अटक रही थी, फंबल हो रहा था, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ पर बहुत अच्छा हुआ। तो मॉक से मुझे बस यही फ़ायदा मिला कि मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा था। बाकी क्वेश्चंस तो वो लोग बिल्कुल अलग पूछते हैं, आप जो सोच के जाएंगे बिल्कुल वैसा नहीं पूछेंगे, पर वो टैकल कर पाएं आप, इसके लिए मॉक जरूरी है। मैम
अंत में हम यह जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का संघर्ष रहा जो आपने किया। उसके बाद मिर्ज़ापुर से आती हैं, अनपरा ओबरा से शायद आती हैं आप ना, सोनभद्र से सॉरी। तो किस प्रकार का संघर्ष रहा, और जो बच्चियाँ यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहती हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी? देखिए मेरा तो जैसे कि काफ़ी दिन से सपना था कि मैं ये करूँगी। तो मैंने तो बहुत एन्जॉय किया है अपनी जर्नी को, बहुत ही एन्जॉय किया। मुझे बहुत मज़ा आता था पढ़ने में। मतलब मेरा मतलब बैकग्राउंड मैथ्स रहा है, तो मैंने कभी ये सब पढ़ा ही नहीं है कि पॉलिटी नहीं पढ़ी थी मैंने, कभी हिस्ट्री मतलब पढ़ा था 10th में, पर मैं भूल गई थी उसको। और फिर ग्रेजुएशन किया, डिप्लोमा भी करा मैंने, तो मैथ्स ही रहा था ज़्यादा पूरे टाइम। तो जब मैंने उठाया, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि फंडामेंटल राइट जैसी भी कोई चीज़ होती है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो जब मैंने उठाया था तो मुझे बहुत मज़ा आता था पढ़ने में। मैं एक्चुअली में ऐसा होता था कि मैं रात में सोती थी तो मुझे लगता था कि कब सुबह होगा और मैं फिर से पढ़ने बैठूं। मुझे बहुत मज़ा आता था, तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को सच में कुछ करना है तो उसे इसी तरह करना चाहिए, पूरे मन से, और खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए, पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। मैं अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलती थी कि अरे हाँ चलो इसको सो जाती हूँ, कल पढ़ लूंगी, बाद में पढ़ लूंगी। नहीं, मैंने पूरे डेडिकेशन के साथ और ईमानदारी के साथ काम किया था। तो मुझे लगता है कि यही करना चाहिए, और आपको अगर मज़ा आ रहा है तो करिए, क्योंकि इतना लंबा टाइम होता है ये कि अगर आपका खुद का मोटिवेशन नहीं है तो आप किसी को देख के मोटिवेट मतलब नहीं हो पाएंगे। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि खुद से मोटिवेट होना चाहिए। मैंने किसी को देखा नहीं था या फिर किसी से मोटिवेट नहीं हुई थी, मेरा खुद का मन था बहुत करने का, इसलिए मैंने मुझे कभी थकान नहीं लगी। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि बहुत लगता है कि अब क्या होगा, होगा भी या नहीं होगा। इस बार भी मैं बहुत थक गई थी, मुझे लग रहा था कि अब मैं बस ये लास्ट दूंगी, अब छोड़ दूंगी, 25 का दूंगी, मीन्स हुआ तो हुआ, नहीं तो अब छोड़ दूंगी, मैं नहीं दूंगी। लेकिन उसके बाद प्लान बी के रूप में क्या तैयार की थी आप? प्लान बी के रूप में यही कि कुछ छोटे मोटे एग्जाम दूंगी, कहीं कुछ हो जाए। और लेकिन फिर सोचा था कि अब तो छोड़ दूंगी, और नहीं हुआ तो फिर अब शादी करूंगी, क्योंकि घर वाले शादी के लिए परेशान किए थे। लेकिन था कि नहीं, मेरे को करना है करके, तो करना है करके, तो ये चीज। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि मैंने फिर पूरा ये 24 अटेम्प्ट मैंने लास्ट समझ के अपना किया था तैयारी, और पूरी डेडिकेशन के साथ किया था। और लेकिन मुझे मजा बहुत आता था। मैं जब पढ़ती थी रात में तो कभी कभी रात को मेरे 12-1 बज जाता था, तो मुझे लगता था कि अरे अब रात हो गई, चलो कोई नहीं, लेकिन मैं कल सुबह उठ के फिर से पढ़ूंगी। तो मेरा ये मोटिवेशन था, मेरे लिए यही मोटिवेशन था कि मुझे मजा आता था नई नई चीजें पढ़ना और सीखना। डेली प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ती थी आप? प्रीलिम्स में तो ज़्यादा नहीं, 8 घंटे पढ़ती थी, 7-8 घंटे एवरेज निकाला जाए तो। कभी 12 घंटे, कभी कुछ नहीं पढ़ा, किसी दिन कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा ओके, एवरेज 8 घंटा निकलता था। और मेंस में मैंने स्टार्टिंग में लगभग 8-9 घंटे पढ़ी थी, लेकिन बाद में मैंने काफ़ी टाइम दिया था। लास्ट के 2 महीने 3 महीने मैंने लगभग 12 घंटे लगभग तो दिया ही था। सुबह 7 बजे मैं लाइब्रेरी पहुँच जाती थी, रात को फिर 9 बजे तक, 8:30 बजे तक वापस आती थी। तो मैं पढ़ती थी उसमें। मैं बीच में मज़े भी करती थी, ऐसा नहीं है कि दिन भर पढ़ती ही रहती थी, बीच में घूमने भी चली जाती थी, कुछ खाने भी चली जाती थी। लेकिन हाँ, अपनी जब पढ़ती थी तो मैं पूरे लगन से पढ़ती थी। 2 घंटे पढ़ी तो 2 घंटे अच्छे से पढ़ा। तो आपने कहीं कोचिंग किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, और क्या कोचिंग से ही सिलेक्शन लिया जा सकता है? नहीं, मैंने तो खुद से तैयारी की थी, घर पे रह करके मैंने तैयारी शुरू की थी। और फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे करते करते सारी चीज़ें तो मैंने खुद से कवर कर ली थी। जब मेरा प्रीलिम्स हो गया था, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बस नहीं हो पाती थी, और एग्ज़ाम निकालने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो मेरे घर पे प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो आता नहीं था। हर बार वो एक टालने की आदत होती है हमारी ना, कि चलो कल कर लेंगे, अच्छा कल कर लेंगे, और उस चक्कर में बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी। तो बस मैंने प्रैक्टिस के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, और बाकी सिलेबस तो मैंने खुद से ही तैयार किया था पूरा, और उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया था। मॉक टेस्ट आपने दिया हुआ था मेंस का ना? मेंस का, प्रीलिम्स का भी दिया था, प्रीलिम्स के लिए भी दिया था और मेंस के लिए भी दिया था। तो मॉक टेस्ट कहाँ पर, यहाँ पर दिया हुआ था, प्रयागराज में रहकर की थी या कहाँ पर की थी? यही प्रयागराज में ही मैंने 2-3 जगह का मतलब मॉक ज्वाइन किया था, और वहाँ जा के मैं देती थी। हाँ। तो फाइनली जो पेरेंट्स हैं मैम, आपको देख रहे हैं, जो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, काफ़ी हर्डल्स फेस कर रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगी कि व्हाट विल बी योर सजेशंस? हर्डल मतलब कि हर्डल किस चीज़ में फेस कर रहे हैं? अरे जैसे मान लीजिए अपने बच्चियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फैमिली प्रेशर है, या फिर आप ही बता रही हैं कि एक समय के बाद मैरिज प्रेशर भी आने लगता है, या फिर जो बच्चियों को, आप महिला हैं, हाँ। आप जो फेस की हैं प्रॉब्लम्स, जो वीमेंस को फेस करनी पड़ती हैं, उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? देखिए, मेरा जो शुरू से गोल था तो मैं उस पे अड़ी रहती थी। घर पे बहुत प्रेशर आता था कि शादी कर लो या फिर ये कर लो वो कर लो, लेकिन मैंने बिल्कुल ही कभी उसके लिए हाँ नहीं किया, और मैं एक सिरे से मना करती थी कि नहीं, मुझे नहीं करनी है शादी, चाहे जो हो जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए। और मेरे फैमिली की बात है तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बहुत ही सपोर्टिव है। मतलब मैं आज तक उन्होंने कभी मुझे कोई प्रेशर नहीं डाला कि तुम ये कर लो वो कर लो या ऐसा कर लो। मैं जो कहती थी सब कहते थे कि अच्छा ये करना है तो कर लो, कोई बात नहीं है। और खास तौर पे मेरे पापा, उन्होंने मुझ पे बहुत विश्वास दिखाया था।
तो मुझे लगता है कि अगर कोई बच्ची सच में पढ़ना चाहती है, कोई लड़की, तो घर वालों को, घर का जो फेथ है वो आपको बहुत मोटिवेट करता है। और मुझे शायद मुझे खुद पे भरोसा नहीं होता था, पर मेरे पापा को मुझ पे बहुत भरोसा रहता था। तो मैं जब भी उनको फ़ोन करती थी कि पापा मुझे लग रहा है कि क्या होगा, मुझे टेंशन हो रही है, तो कहते थे टेंशन क्यों ले रही हो, तुम्हारा होगा, तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा। वो ऐसे ही हमेशा बोलते थे कि तो मैंने कहा कि अरे नहीं, बहुत बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और यहाँ पे मुझसे भी तेज बच्चे हैं। कह रहे सब तेज है लेकिन तुम भी हो उसमें से एक, तुम अलग नहीं हो। तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे। तो मुझे मतलब लगता है कि फैमिली को मोटिवेट तो करना ही चाहिए। अगर आपके घर से कोई कह रहा है कि मैं ये बात सोचना ही बहुत बड़ी बात है कि मैं सिविल सर्विस में तैयारी करूंगी, तो मुझे लगता है कि परिवार का सपोर्ट होना चाहिए। क्या आपने यूपीएससी दिया हुआ है, या अगर यदि दिया हुआ है तो उसमें क्या क्या कहाँ तक पहुंचे हैं आप? यूपीएससी दिया था मैंने, पर उसमें प्रीलिम्स नहीं हुआ था मेरा। तो उसके बाद था। उसके बाद आपने शिफ्ट कर लिया कि क्या कहते हैं, हम यूपीपीएससी देते हैं? नहीं, शिफ्ट नहीं किया था, 2024 में दिया था। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि ये 25 जो 2024 का ये प्रीलिम्स हुआ था, तो मेंस भी था उस वक्त। मेंस मेरा था 25 में, तो 25 का मैंने नहीं दिया फिर यूपीएससी। आगे हो सकता है दूं, पर अभी तो कुछ नहीं सोचा मैंने। अभी यहीं पर काम करने का? हाँ, अभी तो यही, अभी फिर से मैं यही मेंस दूंगी और एसडीएम बनना है अब तो। तो अभी तो मुझे यूपी ही अच्छा लगता है मुझे। बाकी अगर देना होगा तो दूंगी, आगे सोचूंगी, पर अभी तो नहीं सोच रही हूँ। सो थैंक यू वेरी मच मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।